गुड मॉर्निंग दोस्तों। हैप्पी संडे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मज़े में होंगे, आराम कर रहे होंगे। और मुझे पता है आप अभी क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 10x इन 10 ईयर, ये क्या नया जुमला है भाई। इज इट रियली पॉसिबल? ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, सो 10x इन 10 ईयर्स दोस्तों मीन्स दैट आप किसी भी जगह किसी भी स्टॉक में अगर पैसे लगा रहे हो तो दैट्स गिविंग यू अ CAGR ऑफ 25 to 26%। अब आप बोलोगे कि भैया इंडेक्स निफ्टी इटसेल्फ 10 से 12% खींच तान के दे रहा है 10 साल के ब्लॉक में। और वो भी हर 10 साल के ब्लॉक में नहीं है। अगर आप 2010 से 2020 का जोन देखेंगे तो 8% के आसपास CAGR दिया है। तो 25-26% हम कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल है, जायज सवाल है दोस्तों। बट ऐसा भी नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट है भैया, और इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। अगर आप तरीके से एनालाइज करके सोच समझ के राइट जगह पे पैसा लगाएंगे, बिल्कुल 20 से 25% आपके बनने के चांसेस हैं। बट ऐसा क्या हुआ है? देखिए, हुआ है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है आप रिकलेक्ट कर पाए। दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट में यू नो ये एक ऐसा स्टॉक है जो अब मैं 2015 से 2025 के बीच की बात कर रहा हूँ। 30 गुना रिटर्न दिया है भैया ये स्टॉक। बजाज फाइनेंस more than 10x. It has been a multi-bagger. So somebody would have invested Bajaj Finance in 2014-13 के आसपास, they would have got 1 lakh to 10 lakh return. इसके अलावा एक 2017 में एक IPO आया था, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। आई एम नॉट श्योर आप में से किसी ने उसमें IPO में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं। अगर किया होगा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज हैज गिवन 10x रिटर्न्स इन दिस रीजन फ्रॉम 2017 to till now. तो ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न्स आते नहीं है, बट हाँ, मतलब हर स्टॉक में तो नहीं आएगा, बट इट इज पॉसिबल। पॉसिबल ये है दोस्तों कि टू आइडेंटिफाई द राइट सेक्टर विद द राइट इंट्यूशन, और उस सेक्टर में टू आइडेंटिफाई द स्टॉक्स which can potentially be multi-bagger given the conditions, and just trust on it. अब देखिए, 10 स्टॉक में आप पैसे लगाएंगे, अब सब स्टॉक तो मल्टी-बैगर नहीं होगा। ऐसा होता नहीं है। इवन आप किसी भी टॉप लीडिंग फंड मैनेजर से भी बात करेंगे ना, वो भी क्या करते हैं, वो 10-15 जगह स्टॉक्स पैसे लगाते हैं विद एम्बिशन की उसमें से 2 मल्टी बैगर आ जाए। मल्टी बैगर आ गया तो वो सारे अदर 10 में से जो 2 बन गए, बचे कुछ जो 10-12 थे, उनको वो निकाल देंगे एंड दे विल राइड ऑन द मल्टी बैगर। बट चलिए, हैविंग अ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो यही बोलता हूँ, देखिए दोस्तों, कि as a smart investor, which I assume you all are, having a sense making is very important. Sense making is very important. किसी दूसरे के बातों में मत जाइएगा कि अरे यहाँ लगा दो पैसा डबल हो जाएगा, वो मत कीजिएगा। पूरी तरह समझ के एनालाइज करके एक कन्विक्शन के साथ यू गो फॉर, एंड देन यू बिलीव इन द 10x इन 10, ये हो जाएगा आपका। नाउ देखिए, आई बिलीव कि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इज थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें क्या है कि यू हैव टू मैनेज। आपको रेगुलरली रेगुलरली मतलब नॉट एवरी डे, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा कि स्टॉक की मूवमेंट क्या है। आप टू कीप ऑन अपडेटेड ऑन द न्यूज़, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, ब्ला 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 एंड 10 थिंग्स। अगर दिस इज टू मच ऑफ वर्क फॉर यू, विच आई बिलीव हो सकता है, इफ डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोफेशनल कमिटमेंट, तब तो देखिए, जस्ट गो विथ अ वेरी
sounded and proven mutual fund, smart है, let this work to be done by your professionals. जो fund manager, he is a professional, he or she is a professional, they will do the job for you at a fee. That is the safest way, don't worry for that. That's also the perfect way. But अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक कंपोनेंट ऑफ द पैसा जहां पे यू वांट टू ट्राई एंड गेट अ बेट ऑन सम ऑफ द पोटेंशियल मल्टी बैगर्स गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारा भारतवर्ष, you know, the whole story for India, I would encourage you that pick handful of stock and ride on it. चलिए, ये देखिए, हमारे पास देखिए अपॉर्चुनिटीज हर वक्त आते रहते हैं, बट आप उस अपॉर्चुनिटीज को कैसे बेक करते हैं, कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन इस वीडियो में जो मैं अभी आपको, आप अगर इफ यू आर व्यूइंग दिस, make sure, I want to make sure that the disclaimer is very clear. इस वीडियो में I would discuss with you some key sector and sector specific stocks, and this is not, please, this is not in any way a recommendation for you to go ahead and buy that stocks. Absolutely not. This is just for enhancing your knowledge, and you should always discuss with your advisor before making any purchase decision. तो ये तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा. ये मेरी अपनी इंडिविजुअल ओपिनियन है, मेरा अपना रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ अ बाय सेल रिकमेंडेशन. तो आई होप वी आर ऑन द सेम पेज ऑन दिस. देखिए, ये डिस्क्लेमर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, तो इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी मैं नहीं चाहता किसी काइंड ऑफ ए compliance issue may this video gets into. So make sure you read it and you accept it, then only you see the rest of the video. ठीक है, चलिए देखिए, मेरा जो ओपिनियन है ना, अभी हम 2026 में बैठे हुए हैं. 2026 से 2000 मान लीजिए 36 तक 10 साल का जो रेंज है इन द कमिंग ईयर, ये दिस कैन बी अ ड्रामेटिक ईयर फॉर इंडिया, इंडिया ब्लॉक, द ईयर ब्लॉक फॉर इंडिया. एंड इसके कई सारे रीजन है दोस्तों. देखिए, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ऊपर नीचे प्राइसेस होंगे, पॉलिटिकल आर्मर्स चेंज होंगे, नए फेसेस आएंगे, पीपल विल हैव न्यू पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म सेटबैक्स होंगे. बट ऑल दिस थिंग्स डज नॉट in any way change the India growth story. India as a developing country will continue to strive ahead. And इसी पे मैं आज को बात करना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कहाँ कहाँ पे we can actually bet on it. And this is the crux of this video दोस्तों. I hope आपको पसंद आएगा, आप नया कुछ सीख पाएंगे, आपको नया इंसाइट, सम थॉट प्रोसेस मिलेगा, ताकि आप इस पे थोड़ा डिस्कस कर सके अपने कलीग्स के साथ, अपने नेटवर्क के साथ, और will help you to make some good decisions on financial independence and empowerment. बट आपको ये अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट and like it, and if possible do leave a comment of what do you think of this. चलिए देखिए, दिस डिकेड 26 से 36 का जो रेंज है ना, आई बिलीव India as a country, we are going to transition from a developing economy to a mid-income powerhouse, or rather
I would say a globally dominant mid income powerhouse. ठीक है. The reason वो जो टर्म मैं यूज कर रहा हूँ ना, मिड इनकम पावर हाउस, इज बिकॉज देखिए अभी भी हम 1.4 1.5 बिलियन पीपल पॉपुलेशन में 70-80% of the personas and the people are still in the villages, in the rural areas, and there is a leeway for them to get to the mainstream. They have improved, but there is still more room for them to come to the mainstream development roadmap. तो 10 साल में ऐसा तो कुछ ड्रामेटिक एंड एक्सपोनेंशियल ब्लास्ट ग्रोथ तो होने वाला नहीं है, बट वी विल बी वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी आर टुडे. So that's the reason I'm saying that we will become a more of a dominant, globally dominant, which we are today, but we will become much more stronger and more of a mid-income powerhouse. People earning per year, we may not match with the Western countries. वो भी आ जाएंगे, but अगले 10 साल में probably we will improve from where we are today, and the journey will continue. We'll try to catch up with the Western countries down the line in the years and not decades to come. अब देखिए ये ना ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो हैं, आईटी, बैंकिंग, ये तो स्टेबल रहेंगे, ये कहीं नहीं जाते. बट देयर आर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम some massive fundamental shift in some of the blocks of the economy. जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी ट्रांजिशन हुआ, डिजिटल सॉवरेनिटी हुआ, and high-end manufacturing हुआ. These are things which are on the way, on the flight, and has to come. ये किसी की विश नहीं है दोस्तों. These are the forces that will accelerate these sectors, because we have to meet certain energy needs, we have to meet certain digital empowerment needs. तो ये तो होना है, and these are the sectors, और इसके साथ जो auxiliary businesses है ना, वो भी बढ़ेंगे. अब just for example, मान लीजिए आपने प्लान बनाया कि भैया मुझे घर बनाना है, ठीक है. दो मंजिला का घर बनाना है, और आपने लिया कि भैया मुझे 1 साल 2 साल में ये कंस्ट्रक्शन करना है. अभी वो घर के लिए आप सिर्फ ईंटों की जुड़ाई करके तो आप घर नहीं बना सकते ना. आप जब वो घर बनाएंगे आपको सीमेंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, पेरिस चाहिए, लोहा चाहिए, रंग चाहिए, कलर, ऑल वुड वर्क, वुड चाहिए. सो ऑल दीज एक्सेसरीज जो कि सब्सटीट्यूट करते हैं टुवर्ड्स द मेन ऑब्जेक्टिव जो आपका घर बनाना है, वो भी ग्रो करेंगे इसके साथ. तो इज द सेम स्टोरी. अगर इफ द ultimate aim and objective for our country to get some control on the energy consumption, because energy में हम लोग majority we are dependent, right? Energy independence, and we try to move towards renewables, चाहे वो सोलर पावर हुआ, चाहे वो ईवी बैटरीज हुआ, ईवी ऑटोमोबाइल्स हुआ, मोर टू मूव फ्रॉम अ गैसोलीन फ्यूल. अब वो जब होगा, उसके सारे सराउंडिंग इंडस्ट्रीज जो होंगे वो साथ में ग्रो करेंगे, एंड इट इज एमिनेंट. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज दोस्तों, एंड विच इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग टू यू. देखिए किसी भी समय इन्वेस्टमेंट करना ना एक बहुत ही विजनरी बात होती है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं 2002 में 2002 में मैं बैंगलोर में था, एंड आई वाज वर्किंग देयर अर्ली इन द करियर, वेरी अर्ली इन द करियर. और आई यूज्ड टू स्टे इन अ प्लेस, ऑल ऑफ यू जो भी बैंगलोर से हैं दे विल नो, आई यूज्ड टू स्टे इन एचएसआर लेआउट. तो उस वक्त एचएसआर लेआउट यूज्ड टू बी लाइक अ विलेज. Nobody wants to come into it. ठीक है.
तो somehow I got a rental in HSR Village, nice house. तो हमारे वहाँ एक ब्रोकर था, वो मेरे पीछे पड़ गया. I used to work in a MNC there. वो मुझे पड़ गया कि सर आपके घर के बगल में एक कॉर्नर प्लॉट है 60-40 का, आप वो ले लो, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. दे आर आस्किंग फॉर 60-70,000, मैं 50,000 में आपका डील करवा देता हूँ. 60-40 प्लॉट 50,000. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002, 2001, 2002. मैंने नहीं लिया. उस वक्त 50,000 का भी वैल्यू था, बट ऐसा भी नहीं था कि वो अरेंज नहीं कर सकते थे. बट मैंने नहीं लिया क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम बैंगलोर, आई एम फ्रॉम कोलकाता. सो नहीं लिया. कौन मैनेज करेगा, कैसे होगा, अर्ली इन द करियर, आगे प्लान है, पता नहीं 5 साल में कहाँ रहेंगे, खरीद के फंस ना जाए. नहीं लिया. दोस्तों आज 2002 से लिटिल ओवर 20 years, राइट, 2 decades. पहला तो आपको HSR लेआउट में लैंड मिलेगा नहीं, इम्पॉसिबल. और 60-40 कॉर्नर प्लॉट अगर मिल भी गया, सिर्फ लैंड का जो कॉस्ट है दैट विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ 2 to 4 crores. फॉरगेट अबाउट उसके ऊपर क्या बना हुआ है, घर वर क्या है वो. मुझे जो भी लोग वहाँ से बैंगलोर से हैं, अगर देख रहे हैं वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा हाउ द थिंग्स. बट एज ऑफ आई नो, माय बिगेस्ट मिस्टेक इन माय लाइफ, नहीं लिया. इस तरह मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं. बट द पॉइंट इज दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का कोई राइट टाइम नहीं होता है. एवरी टाइम इज अ राइट टाइम. आपको सिर्फ कन्विक्शन रखना है कि what you believe is the story for next 10 years and you have to go with that. ठीक है, चलिए, कमिंग बैक टू वीडियो. आज मैं आपको ना चार सेक्टर्स बताता हूँ. ये हमारी रिसर्च, मैं जो लॉला लैब्स, जो जहाँ पे मैं फाउंडर हूँ, हमारी अपनी रिसर्च विंग है. सो वी डू हैव सम कमर्शियल टाई-अप्स जहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं, बट उसका एक एक्सट्रैक्ट है. इट इज़ नॉट अ फुल वर्जन ऑफ इट, बट मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए कुछ एक्सट्रैक्ट लेके आऊँ ताकि आपको भी बेनिफिट हो. देखिए, ये 4 पिलर्स हमने आइडेंटिफाई कर रखा है विच हैज अ मैक्सिमम पोटेंशियल टू गिव यू रिटर्न्स इन नेक्स्ट 10 years फ्रॉम अ इंडिया कॉन्टेक्स्ट. सो पहला है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिजाइन. तो ये वाला जो दोस्तों ये रीजन है ना, सॉरी, ये वाला, तो ये आप समझो, आज हमारा जो पोजीशनिंग है इंडिया में ऑन दिस, ये चाइना जब 2005 में था ना, दैट इज वेयर वी आर. तो नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच ऑफ मोर लीवे इज देयर इन दिस सेक्टर. और मेजर पीसीबी असेंबली एंड सेमीकंडक्टर टेस्टिंग में काम चल रहा है. 100% एफडीआई गवर्नमेंट की साइड है मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स. तो दिस इज अपकमिंग, एंड मुझे ऐसा बिलीव है कि अगले 10 साल में दिस बकेट विल सी अ ब्लास्टिंग ग्रोथ. दिस हैज टू कम. मोर phones getting manufactured, more EV cars getting manufactured, उनके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, राइट, ये सारा प्रोसेस ये होना ही है दोस्तों. ये ना, इसमें काम ऑलरेडी चालू हो गया है, बट you will see a major growth. Second is a renewable and green and hydrogen. See, ये इसमें ना सब लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली आप अगर ध्यान से स्टडी करोगे ना सेक्टर, आप देखोगे there's some great stuff happening here. ये we have to wait for the budget. मुझे ऐसा लग रहा है कि there will be some provisioning in the upcoming, अभी फरवरी में जो बजट आने वाला है for renewable energy and green energy. But non-fossil fuel में there's already by 2030 target is given as 500 gigawatt, which is massive scale up from where we are today. Most of the solar modules, battery storage, जो BSS we call it, are covered under PLI scheme. So big incentive for private players to get in. Or there's a new sector coming, like solar glass manufacturing,
green hydrogen equipment. So this is a area that you should keep a very close eye. इसमें अभी भी the market is even not 2-3% penetrated. So you know, and this is a replaceable and alternate energy source. So इंडिया के लिए इतना रिलेवेंट है, ये अगले 10 साल में इसमें मैसिव ग्रोथ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं स्पेशलिटी केमिकल एंड बायोफार्मा। ये तीसरा बकेट है दोस्तों, जहां पे मैं तो पर्सनली बहुत ही इसमें गंगो हूँ। इसका रीजन ये है कि अ, देखिए अभी तक वी आर नोन एज अ फार्मा हब ऑफ द वर्ल्ड, बट हमारी जो मेजर आउटपुट है ना वो जेनरिक ड्रग्स है। वी आर येट टू गो इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स एंड बायोसिमिलर्स, जहाँ पे काम शुरू हो गया है। गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग फॉर इट, एंड दिस विल गिव अस अ लॉट ऑफ लीवे इन द इंटरनेशनल मार्केट। सेकेंड थिंग, जो रॉ मटेरियल्स आते हैं ना फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस जेनरिक ड्रग्स, जिसको हम केएसएम बोलते हैं, आज के तारीख में दीज आर मोस्टली सप्लाइड बाय चाइना। इनका जो सब्स्टिट्यूशन है वो उसका काम शुरू हो गया है, एंड दैट विल स्टार्ट कमिंग इन द ईयर्स टू कम, एंड वंस इट कम्स वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड वो होना ही है। देन एरियाज लाइक एग्रोकेमिकल्स, फ्लोरोकेमिकल जो कीवी बैटरीज में यूज होते हैं, then contract development manufacturing जैसे service, right? These are some of the new areas which are coming in within this particular bucket. So exciting times ahead for this. And the fourth is very natural, the digital public infrastructure and fintech. यहाँ पे मैं दोस्तों बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्लास्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें क्या है ना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक होना चाहिए, जैसे यूपीआई, आधार, ओएनडीसी, ये सारा प्रूवन है, ये ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द पेमेंट सिस्टम एज ए इंडिया स्टैक जिसको बोलते हैं, राइट? हो गया है। नाउ वी आर गेटिंग इनटू थिंग्स लाइक वेल्थ टेक्नोलॉजी, क्रेडिट टेक्नोलॉजी एंड ओएनडीसी। नाउ ये इसका सक्सेशन नेक्स्ट प्लान्स है, फॉलो अप हो गया। एंड आज के तारीख में देखेंगे ना, ओनली 6 to 10% हाउस होल्ड होंगे जो अपनी वेल्थ इक्विटी में फ्लो करते हैं। तो दिस अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ penetrating the whole fintech and DPI, and इसमें आप lot and lot of more tractions you will see in the coming days. तो ये 4 बकेट, इसके अलावा भी हैं, डिफेंस है, बट आई एम नॉट पुटिंग इट, आई एम जस्ट पुटिंग द टॉप 4 फ्रॉम आवर radar. बट आज के डिस्कशन के लिए वी आर कीपिंग दिस 4. चलिए अब हम चलते हैं पहले नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी, थोड़ी सी सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो गई है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। रिन्यूएबल एनर्जी, तो दोस्तों यहाँ पे वी हैव पिक्ड अप 5 लोगोस, 5 स्क्रिप्ट्स, एंड ये सारे स्क्रिप्ट 500 सीएमपी के नीचे हैं आज की तारीख में, और मोस्टली प्रोमोटर होल्डिंग्स आर हायर, मे बी 50-60% और मोर। एंड मैंने यहाँ लगा रखा है कि वाई वी थिंक इट्स अ 10x लॉजिक। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी कीजिएगा, बट वी बिलीव दीज आर सम ऑफ द लोगोस that would show dramatic and very promising results in the next 5 to 10 years from an India perspective. देखिए मैं each and every में नहीं जा रहा हूँ, I'm sure you will have time to pause and read through it. रिन्यूएबल एनर्जी के बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अभी देखिए यहाँ पे भी थिंग्स लाइक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि एसेट हेवी एंड एसेट लाइट, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। कंपनीज लाइक RIR and SPEL Semiconductor, they are setting up new manufacturing plants. So obviously in the early years we can expect a uh, depreciation of the assets. So these are very infrastructure heavy, they are going in. So rather than looking at the mm, margin, you should look at the EBITDA for these companies. That's a better indicator. क्योंकि otherwise, uh, उनकी full value proposition you cannot appreciate. After
electronics and semiconductor, digital infrastructure, this is a massive, as I talk to you, इसमें आप बिल्कुल भी skip मत कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपके अच्छे खासे पैसे बनने के चांसेस हैं इसमें। Railtel तो always has been my favorite, but this is a company where government has a massive stake also. मज़ेदार बात है कि जीरो डेट पे ऑपरेट होता है, एंड currently within 500, the script it's trading, so there is a huge upside. Not only that, Aadhaar Housing, Proteni Gov, Go Digit, and CMS Info Systems, all the 5 stocks are beautiful. And इसके अलावा भी हैं, you can do your own research, आप करके आप देख सकते हो, but as a sector this is beautiful. आप यू कैन ऑलवेज टेक अ कैलकुलेटिव बेट, बट अगेन याद रखिएगा, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी तरह, मेक श्योर एवरी 6 मंथ्स और 1 ईयर यू विजिट योर पोर्टफोलियो और देखो विच इज परफॉर्मिंग एंड विच इज नॉट। एक साल में आपको पता चल जाएगा, राइट, थोड़ा मूवमेंट होगा। अगर जो परफॉर्मिंग है ना, यू कीप इट, नॉन परफॉर्मिंग को निकाल दीजिए, बिकॉज यू नेवर नो, यू थिंक इट इज राइट बट यू मे बी रॉन्ग। बट अब सेक्टर बढ़िया करेगा इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर जितने सारे स्क्रिप्ट्स हैं एवरीबॉडी विल डू गुड, ऐसा नहीं है। सम में डू गुड, सम में नॉट, बट दीज आर सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट केम आउट ऑफ रिसर्च, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। आफ्टर डिजिटल एरोस्पेस एंड डिफेंस, सो ये हमने एडिशनल डाला हुआ है दोस्तों, हमने फर्स्ट स्लाइड में नहीं डाला था, बट ये इसलिए एक्साइटिंग हो जाता है मोर फ्रॉम एन एक्सपोर्ट स्टैंड पॉइंट, बिकॉज देखिए अभी इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑन वेरियस defense technology and aerospace technology, as you know, right? And there's a lot of demand also coming in from other countries to leverage what India is doing or India is developing. So जो companies support कर रही हैं, काम कर रही हैं, they will have a lot of upper hand going forward into some of the expansion outside India also. तो इसमें ऑब्वियसली सबसे प्रोमिनेंटली जहाँ बैठा हुआ है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज डूइंग फैबुलस वर्क। ये रोसल इंडिया आल्सो इज अ गुड स्टॉक, बट इज स्मॉल कैप, सो कीप देयर इज अ रिस्क ऑब्वियसली यू शुड कंसीडर, बट promoter holdings are way high in Russell, and कोई pledge नहीं है, and that is a beautiful part. Now, of course, they are the Russell is the main supplier to Boeing and Lockheed Martin, so they are exposed to geopolitical risk. That's the factor that you should consider. Well, they would remain, but volatility रहेगी. But Mr. Dhatu is definitely a is a good script, a very high promoter holding. So it's a worth, and इसमें सबसे बड़ी बात है कि ना is they are the super alloys बनाते हैं, and mainly they are the prime supplier for ISRO and other nuclear programs. So they have a huge target. So by going to 50, 60, 50, 55 satellites by 2030, and they are going to benefit significantly on that plan. And I hope कि अगले वाले coming budget में there will be good allocation. So budget पे मैं separately I will make in the maybe next weekend I will make a video on what to expect. But right now these are some of the logos in the aerospace. So दोस्तों this is what I had prepared for today. I hope आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, and it would have created some food for thought for all of you. तो अगर if you have any thoughts or views, do let me know. Leave a comment and I will happy to answer. Hopefully rest of the Sunday enjoy your time, and we'll see you tomorrow. Thank you.